परिशिष्ट फर्स्ट। स्वाधीन भारत के भावी संविधान में दलित वर्गों की सुरक्षा के लिए कुछ राजनीतिक उपाय। उप समिति संख्या 3 अल्पसंख्यक की रिपोर्ट का परिशिष्ट। डॉक्टर अंबेडकर और राय बहादुर श्रीनिवासन द्वारा प्रस्तुत। स्वाधीन भारत में बहुसंख्यक शासन को स्वीकार करने के लिए दलित वर्गों ने जो शर्तें रखी हैं वे निम्नलिखित हैं। शर्त नंबर 1, समान नागरिकता। दलित वर्ग के लोग अपनी वर्तमान आनुवंशिक गुलामी की दशा में बहुसंख्यक शासन को अपनी सहमति नहीं देंगे। बहुसंख्यक शासन लागू होने से पहले दलितों को अस्पृश्यता की कुरीति से पूरी तरह मुक्ति मिलनी चाहिए। इस मामले को बहुसंख्यकों की इच्छा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दलितों को अन्य नागरिकों की तरह सभी अधिकार मिलने चाहिए। का अस्पृश्यता को समाप्त करने और समान नागरिकता का अधिकार बहाल करने के लिए निम्नलिखित मौलिक अधिकार को संविधान में दर्ज किया जाए। मौलिक अधिकार। भारत के सभी नागरिक कानून की निगाह में एक समान हैं और सबके नागरिक अधिकार बराबर हैं। वर्तमान समय में अस्पृश्यता के बारे में लागू कोई भी अधिनियम, कानून, आदेश, व्याख्या या रिवाज जो किसी व्यक्ति को दंडित करता है, असुविधा पहुंचाता है, अयोग्य करार देता है या पक्षपात करता है तो उसे नए संविधान के लागू होते ही समाप्त माना जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 110 और 111 के तहत अधिशासी अधिकारियों को मिलने वाली छूट को समाप्त करना और उन्हें ठीक उसी तरह की जिम्मेदारी सौंपना जैसी कि ब्रिटेन और यूरोप में है। शर्त नंबर 2, समान अधिकारों का स्वतंत्र उपयोग। दलितों के समान अधिकारों की घोषणा करना ये काफी नहीं है। यह असंदिग्ध है कि दलितों को समाज की रूढ़िवादी ताकतें समान नागरिकता के अधिकार का उपयोग नहीं करने देगी, कई तरह की बाधाएं खड़ी करेंगी। अतएव दलितों का मानना है कि अगर ये अधिकार महज कागजी नहीं है तो अधिकारों का हनन करने वालों को दंड देने की व्यवस्था की जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दलित चाहते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भाग 11 जो अपराध प्रक्रिया एवं दंड परिभाषित करता है उसके साथ निम्नांकित धारा जोड़ दी जाए। नंबर 1, नागरिकता हनन का अपराध। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सार्वजनिक वास, लाभ, सुविधा, धर्मशाला में ठहरने के अधिकार, शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश, सड़क, राह, गली, तालाब, कुआं व पानी के उपयोग के अन्य स्थान, सार्वजनिक वाहन, भूमि, हवा अथवा पानी, नाट्यगृह अथवा कला व रंग क्रम से जुड़े अन्य सार्वजनिक स्थलों के उपयोग से रोकता है तो उसे अस्पृश्यता के बारे में पहले से चली आ रही शर्तों पर विचार ये बिना 5 वर्ष तक के कारावास की सजा अथवा दोनों दी जाएगी। दलित वर्गों के लोग अपने अधिकारों को स्वतंत्र उपयोग कर सकें, इस मार्ग में रूढ़िवादियों की रुकावटें ही दलितों को परेशानी का कारण नहीं है। दलितों का सबसे बड़ा खतरा सामाजिक बहिष्कार से है। रूढ़िवादियों के पास सबसे खतरनाक हथियार यही है जिसके बल पर वे दलितों को वह सब कुछ करने से रोकते हैं जो इन रूढ़िवादियों को पसंद नहीं है। बहिष्कार का हथियार कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसका पूरा ब्यौरा उप समिति की रिपोर्ट में है जिसे 1928 में बम्बई सरकार ने गठित किया था। इस समिति का काम बम्बई प्रेसिडेंसी के दलित वर्गों, अस्पृश्यों और आदिवासियों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का पता लगाना और उनके उत्थान के उपाय सुझाना था। रिपोर्ट का संक्षिप्त सारांश। दलित वर्ग और सामाजिक बहिष्कार। 102 समाज में दलित अपने नागरिक अधिकारों का उपयोग बिना किसी बाधा के कर सकें, इसके लिए हमने कई उपाय सुझाए हैं, लेकिन हमें आशंका है कि आने वाले समय में दलितों के रास्ते में बाधाएं आएंगी। पहली आशंका तो यही है कि रूढ़िवादी वर्गों के लोग कहीं दलितों के खिलाफ खुली हिंसा पर ना उतर आए। हमें याद रखना चाहिए कि हर गांव में दलितों का एक छोटा सा वर्ग रहता है
और बहुसंख्यक आबादी रूढ़िवादियों की है। ये कट्टरपंथी रूढ़िवादी दलितों को ऐसा कोई कदम नहीं उठाने देंगे जिससे इन रूढ़िवादियों की सामाजिक हैसियत और उनके हित प्रभावित होते हों, उन पर कोई आंच आती हो। वैसे दलितों के खिलाफ खुली हिंसा का रास्ता अपनाने से ये लोग थोड़ा कतराएंगे, क्योंकि पुलिस और मुकदमे का डर रहेगा। दलितों के नागरिक अधिकारों के रास्ते में दूसरी सबसे बड़ी बाधा उनकी अपनी आर्थिक स्थिति है। रेसिडेंसी के ज्यादातर हिस्सों में दलितों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कुछ लोग गांव के बड़े जमींदारों के यहाँ बटाई पर खेती करते हैं। जमींदार जब चाहें उन्हें खेती से बेदखल कर दें। कुछ लोग जमींदारों के यहाँ खेतीहर मजदूर हैं और बाकी लोग इन्हीं जमींदारों के यहाँ मजदूरी करके उसके बदले में मिले भोजन व अनाज से अपना पेट पालते हैं। रूढ़िवादी जमींदारों की आर्थिक हैसियत ही इनका सबसे बड़ा हथियार है, जिसके बल पर ये लोग दलितों का उत्पीड़न करते हैं, उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित रखते हैं। जब भी दलित अपने नागरिक अधिकारों के बारे में आवाज उठाते हैं, उन्हें खेत से बेदखल कर दिया जाता है, मजदूरी करने से रोक दिया जाता है, गांव की चौकीदारी करने से भी रोक दिया जाता है। दलितों का इस तरह का बहिष्कार सुनियोजित तरीके से किया जाता है ताकि वे मजबूर होकर जमींदारों की शर्तों पर फिर से काम करने लगे। दलितों के लिए गांव के सार्वजनिक रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, बनिया सौदा देने से इनकार कर देते हैं, गांव के साझा कुएं से पानी भरने पर भी रोक लगा दी जाती है। कभी कभी तो बहुत मामूली सी बात पर दलितों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। इस तरह की कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जैसे किसी दलित ने जनेऊ पहन लिया, जमीन खरीद ली, अच्छे कपड़े या गहने पहन लिए, दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर गांव के आम रास्ते पर चले तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। हमें नहीं पता है कि दलितों का दमन करने के लिए सामाजिक बहिष्कार से अधिक प्रभावी हथियार भी बनाया जा सकता है। इसके आगे तो खुली हिंसा का तरीका भी निरर्थक हो जाता है, क्योंकि इसके बहुत ही भयंकर और दूरगामी परिणाम होते हैं। यह अत्यंत भयानक हथियार इसलिए है क्योंकि संपर्क की स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुरूप इसे एक कानूनी तरीका माना गया है। अगर हम दलितों का उत्थान करना है, उन्हें अभिव्यक्ति और कर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सही मायने में देना है, तो हमें बहुसंख्यकों के इस अत्याचार को हर कीमत पर रोकना होगा। दलितों का मानना है कि सामाजिक बहिष्कार की इस कुरीति से उन्हें तभी छुटकारा मिलेगा जब इसे दंडनीय अपराध के रूप में दर्ज किया जाएगा। अतः भारत सरकार अधिनियम 1919 भाग 11 में निम्नांकित धारा को जोड़ा जाए। फर्स्ट, बहिष्कार के अपराध की परिभाषा का एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति को जमीन या मकान किराए पर पट्टे पर देने, उसके साथ व्यापार करने, कोई अन्य काम करने से मना करता है जिसे सामान्य परिस्थितियों में वह करता है, तो इसे बहिष्कार माना जाएगा। अथवा हाँ, समाज में प्रचलित ऐसे सामाजिक व्यवहारिक अथवा व्यापारिक संबंध रखने से जो संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते, आपत्ति व्यक्त करता है। अथवा ग, दूसरे व्यक्ति के विधिक अधिकारों के उपयोग में बाधाएं खड़ी करता है, रोकने की कोशिश करता है, हस्तक्षेप करता है। सेकंड, बहिष्कार के लिए दंड। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऐसे काम पर जिसे वह कानूनन कर सकता है अथवा ऐसा काम न करने पर जिसे कानूनन नहीं करना चाहिए, बहिष्कार करता है। अथवा इस आशय से कोई व्यक्ति ऐसा काम करे जो कानूनन उसे नहीं करना चाहिए, या ऐसा काम ना करे जिसे वह करने का हकदार है। अथवा किसी व्यक्ति को शारीरिक मानसिक क्षति पहुंचाने, प्रतिष्ठा गिराने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कारोबार में बाधा डालने, उसके रहन सहन को प्रभावित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति का या इससे संबंध दूसरे व्यक्ति का बहिष्कार करता है, तो उसे 7 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों दंड दिए जाएंगे। अपवाद, अगर अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अभियुक्त ने यह काम किसी दूसरे व्यक्ति के उकसाने या उसकी सांठगांठ या किसी षड्यंत्र या किसी सामूहिक समझौते के तहत नहीं किया है, तो इस कृत्य को इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। थर्ड, बहिष्कार के लिए उकसाने अथवा प्रोत्साहित करने के लिए दंड। कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के बहिष्कार के लिए का
सार्वजनिक रूप से कोई प्रस्ताव रखता हो, प्रकाशित करता हो या बांटता हो, अथवा ख इस उद्देश्य से या यह जानते हुए कि इससे बहिष्कार को बढ़ावा मिलेगा, सार्वजनिक रूप से किसी बयान, अफवाह या रिपोर्ट को पढ़ता हो, प्रकाशित कराता हो या बांटता हो, अथवा ग किसी और तरीके से बहिष्कार करने के लिए उकसाता हो, प्रोत्साहित करता हो, तो उसे 5 वर्ष की कैद अथवा जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण: इस धारा के तहत अपराध हुआ है, यह मानने के लिए प्रभावित व्यक्ति का नाम या वर्ग इंगित होना जरूरी नहीं है। यदि